जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरफ इंगित किया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो गन है, जिसमें संभावित था कि पहले की 23 मिलीमीटर की GSS-23 कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, अब उससे हटकर एक ज्यादा पावरफुल गन को यूज करने पर विचार कर रही है। फिलहाल GSS-23 की अगर हम बात करें तो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए इसको सिलेक्ट किया गया था, लेकिन अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, ये एक हायर कैलिबर गन की तरफ जाना चाहती है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में हमें यह पता चला कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो अब बढ़ के 27 टन हो चुका है। यानी कि इसके पास ये एक कैपेबिलिटी है कि ये ज्यादा पावरफुल गन को होस्ट कर सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने यूं तो ऑफिशियली किसी गन को यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सोर्सेस की तरफ से इस तरफ इंडिकेट किए जा रहे हैं कि इनके दो ऑप्शंस हैं जो अंडर कंसिडरेशन है या यूं कह लें अंडर इवेल्युएशन है। इसमें से पहला है 4 बैरल 25 मिलीमीटर की गैटलिन टाइप कैनन और दूसरी है 30 की GSS-301 कैनन, जो कि अपनी रिलायबिलिटी और फायर पावर के लिए जानी जाती है। और सोर्सेस ये इंगित कर रहा है कि इन्हीं दोनों गन्स में से किसी एक को चूज करने के लिए विचार किया जा रहा है। यूतो एमका के जो करंट स्पेसिफिकेशन है, इसमें GSS-23 को ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स और आडा दोनों ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक पावरफुल अल्टरनेटिव को तलाश किया जाए और उसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरी हो सके। अब ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इस समय डेवलपमेंट स्टेजेस में है और संभावित है कि 2028 तक इसकी पहली उड़ान को पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम है, ये भी इस समय कंसीडर किए जा रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट ग्रिडबॉट से आ रही है। ग्रिडबॉट जो कि अपने रोबोटिक ड्रोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और इन्होंने ग्राउंड बेस्ड बहुत सारे ड्रोन्स का निर्माण भी किया है, जिसमें टाइटन सबसे प्रमुख है। लेकिन ग्रिडबॉट्स की तरफ से एक और इनोवेटिव अप्रोच देखने को मिली है, जहां पर उन्होंने एक और ऑटोनोमस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है और इसका नाम है ब्रूट। ब्रूट एक ऑल टेरेन ट्रैक बेस्ड रोबोट है जो कि अलग अलग डिफेंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रूट्स को लेकर जो डिटेल्स अभी तक सामने निकल के आई हैं, उस पर यह पता चला है कि ये एक एडवांस ऑटोनोमस रोबोट होने वाला है जिसको मल्टीपल फीचर्स से इक्विप किया जा सकता है, ताकि सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और थ्रेट डिटेक्शन मिशंस जो हैं इनको एग्जीक्यूट किया जा सके। इसमें जो कटिंग एज सिस्टम्स है वो ये प्रॉमिस करते हैं कि जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं रगड टेरेन में, उसको काफ़ी ज़्यादा ये इन्हांस करेंगे और रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग, डेटा प्रोसेसिंग में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ब्रूट को स्पेशली जो मिलिट्री रोल्स हैं इनको ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और माना जा रहा है कि ये अलग अलग प्रकार के जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं वहाँ पर आराम से चल सकते हैं और ये एक आइडियल रोबोट हो सकता है इंस्पेक्शन, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को पूरा करने के लिए। और ये ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पर आर्मी के जवानों के लिए पैदल चल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये बॉर्डर पेट्रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिकॉनेसेंस मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अगर हम ग्रिडबॉट्स की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे जो इनोवेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट है वो सामने रखे हैं, जिन्होंने आर्मी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी किया है। जैसे कि आप सबने सुन रखा होगा कि हाल ही में भारत और मोरक्को के बीच में जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, इसके अलग अलग वेरिएंट है, इसको लेकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ एक शुरुआत है तो ये बात गलत नहीं होगी, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। दरअसल हाल ही में एक इंडस्ट्रियल सेमिनार हुई थी रबत में, जहां पर मोरक्को के डिफेंस मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन ने भारत के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करी और उन्होंने भारत को स्पष्ट आमंत्रण दिया कि हम भारत के साथ अपनी जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है इसको बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने एक ओपन इनविटेशन दिया है इंडियन डिफेंस कंपनीज को कि वो आएँ, इनोवेशन करें और जो एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं ये मोरक्को के साथ मिल करके बनाएं। उन्होंने कहा कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वायरमेंट चाहते हैं जहां पर जीरो ब्यूरोक्रेसी हो और प्रोफेबिलिटी यहाँ पर देखी जाए। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो इंडियन डिफेंस फर्म जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एडवांस वेपन सिस्टम को बना सकते हैं, ये मोरक्को के साथ पार्टिसिपेट करें और जो एडवांस वेपन सिस्टम है उसको बनाएं। आपको बताते चले कि मोरक्को व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म को खरीदने के बाद उनकी नज़र भारत के और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स पे है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म है। और इसीलिए मोरक्को ना सिर्फ अब इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, बल्कि उसकी नज़र भारत के जो दूसरे वेपन सिस्टम है
जिसमें ड्रोन सिस्टम हो गए, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गए, इसके अलावा जो मिसाइल्स हो गई, इस पर मोरक्को की नज़र बनी हुई है। और आने वाले भविष्य में अगर हमें एडिशनल ऑर्डर मोरक्को से आते दिखाई पड़े या फिर इसके अलावा जो दूसरे मित्र देश हैं उनके, वहाँ से आते दिखाई पड़े, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप सबने बहुत सारे लोगों को ये चर्चा करते सुनी होगी कि हमें जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको बड़ी सी बड़ी संख्या में लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी एनहांस होगी और हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हम चर्चा करना भूल जाते हैं, और वो है उसकी कॉस्ट। अमेरिका जैसा देश जो कि ऑलरेडी काफ़ी महंगे जेट्स को ऑपरेट करता है, जिसमें F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग टू, B-2 बॉम्बर और B-1 जैसे बॉम्बर हैं। लेकिन जब बात B-21 रेडर की आती है, तो यहाँ पर अमेरिका भी संकोच करता नजर आया है। हाल ही में जब नंबर्स को लेकर अमेरिका के पत्रकारों ने वहाँ के अधिकारियों से बात करी, तो अमेरिका के जो पत्रकार हैं उनको कुछ चौंकाने वाले जवाब मिले। दरअसल इस समय यूएस एयरफोर्स के जो हेड ऑफ एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड है, जनरल थॉमस ए विजेयर, उन्होंने कहा कि अभी नंबर्स को लेकर हम कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और हम ये देखेंगे कि B-1 और B-2 की जो एज है वो कितनी है, और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकी कांग्रेस की, तो वहाँ पर पहले ही प्रपोज किया गया है कि तकरीबन यूएस एयरफोर्स को 100 से ज़्यादा जो रेडर्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें आउटडेटेड B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस जैसे जो एयरक्राफ्ट है, इन्हें निकट भविष्य में रिटायर करना पड़ेगा और इनकी जगह लेने के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो बॉम्बर है वो उनको चाहिए। यहाँ पर 6th जनरेशन कैपेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे स्टेल्थ बॉम्बर की जो कि कॉन्टेस्टेड स्पेस में घुस करके जो एनिमी टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके और एक सेफ पैसेज मैन्ड फाइटर्स के लिए बना सके। अब B-21 रेडर की जहाँ तक बात रही, तो ये B-2 बॉम्बर का सक्सेसर है, जो कि एक फ्लाइंग विंग डिज़ाइन पर बेस्ड है। ये स्टेल्थ, सबसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होने वाला है, जो कि अपने साथ मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 80,000 किलोग्राम का है, उसको ले जा सकता है, जहाँ पर ये 9,100 किलोग्राम तक के जो वेपन लोड है उनको भी कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिकी जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि हमें 6th जनरेशन फाइटर्स की जहाँ तक बात रही, तो B-21 रेडर और नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जैसे जो प्रोग्राम है, इनमें एक आपसी समन्वय और इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ेगा, ताकि ये हमारे जेब में भी ज़्यादा भारी ना पड़े। जैसा कि आप सबने खबर को सुन रखा होगा कि ब्रह्मोस 2 के जो मिसाइल है, इस पर एक खतरे का बादल मंडरा रहा था, क्योंकि पहले ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने कह दिया कि ये जो मिसाइल है ये काफ़ी प्राइजी होगी, और बाद में इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी इसको ओवर प्राइस डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंडियन डिफेंस कम्युनिटी से, खासकर इंडियन फोर्सेस से, तो एक बार फिर से ब्रह्मोस एयरोस्पेस रशिया के साथ मिल करके जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और प्राइसिंग स्ट्रक्चर है उसको फिर से अध्ययन करेगा, और कोशिश की जाएगी कि इसके कॉस्ट को कम किया जाना संभव किया जा सके। अब यहाँ पर जो हाई डेवलपमेंट और पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट कॉस्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय थी भारत के लिए काफ़ी लंबे समय से। लेकिन अब ब्रह्मोस एयरोस्पेस एक नए सिरे से इसके प्राइसिंग स्ट्रक्चर पर काम करेगी और कोशिश की जाएगी कि इसकी जो प्राइस है उसको कम किया जा सके, ताकि बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल है ये इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा यूज़ की जा सकें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।